जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग इस सेशन के साथ में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आज आपकी नए सेशन के तरीके से एक शुरुआत की जा रही है जहां हम हर चैप्टर को एक बेहतर ढंग से सीखेंगे, जिस तरीके से हम पेपर में जब बैठे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि हम सारे क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। तो आइए उसी कड़ी में हम एक शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे भाई न्याय निगमन के क्वेश्चन। बेटा एक ऐसा कॉमन चैप्टर है जो आपकी यूपीएसआई की बात कर लो, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, इसके अलावा किसी भी चैप्टर की बात आप बात कर लोगे, किसी भी पेपर की, रेलवे के किसी पेपर की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी की बात कर लीजिए, हर एक पेपर में हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसको पढ़ाने के बेटा एक से अधिक अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोच है, लेकिन आज हम आपको डायग्राम मेथड से बताने जाएंगे भाई। आज हम इसे इस मेथड से डिस्कस करेंगे, जैसे डायग्राम मेथड से डिस्कस करते हैं। हमने 150 के भी तरीके आपको बताए हैं। यदि क्लासरूम में आप बैठे होगे और पढ़े होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि हम 150 से भी बताते हैं और साथ साथ में हम आपको डायग्राम से भी पढ़ाते हैं कुछ बैच में जो यूपीएसआई के लड़के होते हैं। तो आज हम इसे डायग्राम मेथड से पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। एकदम ये मान के चलिए अगर पहली क्लास लड़का देख रहा है और पहली क्लास से लास्ट तक जुड़ा हुआ है तो हमें कहते हैं आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी को छोड़ दो भैया, बैंक का पेपर हो चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, एसपीआई पीओ तक का पेपर यदि आप उठाओगे तो 100% क्वेश्चन सही करके आओगे और बिल्कुल नए पैटर्न से पढ़ाएंगे। नए पैटर्न की मीनिंग यह होती है कि हम टीसीएस, जिस तरीके से आज का पेपर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले कई सालों के पहले जो सही मानी जाती थी आज के टाइम पर गलत मानी जाती है। तो एक नई अप्रोच के साथ में मैं आपके सामने आया हूं और एक बेहतर ढंग से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप पहली क्लास से जुड़िए, बस आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखूंगा कि जितने लोग इस सेशन को देख रहे हो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अगली क्लास जब शुरुआत हो तो फिर पढ़ाने का भी मजा आए और आपको पढ़ने का भी मजा आए। भाई देखिए, पहले हम पैटर्न को समझा देते हैं। आपके न्याय निगमन के क्वेश्चन में बेटा पहले स्टेटमेंट के बारे में बात होगी, कथन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा और स्टेटमेंट आपके पेपर में, किसी भी पेपर की बात कर रहा हूं जब मैं बात करूंगा तो बेटा हर एक पेपर को इंक्लूड करूंगा, चाहे आपका कोई पेपर हो। यूपीएसआई में तो 100% सारे लेवल को मैं टच करूंगा, कांस्टेबल तो हो जाएगा बेटा। इसके अलावा भी यदि आप किसी पेपर की तैयारी करते हो तो दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने स्टेटमेंट कम से कम कितनी आने वाली है भाई? 2 स्टेटमेंट तो हर एक कंडीशन में आपके सामने दिखाई देंगी और नीचे आपको दिया रहेगा वो क्या रहेगा भाई? कंक्लूजन्स रहेगा। इस बार का पेपर बेटा यूपीएसआई यूपीपी का कराने जा रही है भाई टीसीएस, तो ध्यान दीजिएगा टीसीएस का पैटर्न है और टीसीएस बड़े खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन में पूछता है। जब भी पेपर हुआ है टीसीएस ने कराया है, किसी भी पेपर की बात करोगे तो अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन्स की बात करोगे यानी निष्कर्ष के बारे में बात पूछोगे तो बड़ा निष्कर्ष भी कम से कम आपके पेपर में कितनी दिखाई देती है? तो मेरा जवाब होगा कि सर 2 निष्कर्ष दिखाई देंगी, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, यह तो फॉर्मेट बनता है। नीचे ए ऑप्शन दिया जाएगा यदि पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो। अगर दूसरा कर रहा है तो बी ऑप्शन, यदि दोनों कर रहे हैं सी, दोनों नहीं कर रहे हैं तो भाई डी। और एक कंडीशन होता है या तो पहला या तो भाई दूसरा। इतनी चीजें समझ में आई, एक बेसिक फॉर्मेट था, आगे हम डिस्कस करेंगे भाई। तो आप तब तक आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए भाई जब तक हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब हम बातें हैं उस लॉजिक को डिस्कस करेंगे जहां से आपको आंसर देना है। सुनिएगा, हमने कहा 2 चीजें आपके पेपर में पूछी जाएंगी, एक तो स्टेटमेंट के बारे में दिया जाएगा और एक तो भाई कंक्लूजन्स के बारे में दिया जाएगा, कथन के बारे में, और किसके बारे में भाई? निष्कर्ष के बारे में। तो पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो कथन होते हैं यानी जो स्टेटमेंट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट भाई, कथन के प्रकार। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कथन आपके पेपर में 4 प्रकार से पूछी जाती है। कितने प्रकार से भाई? 4 प्रकार से पूछी जाती हैं। जैसे पहला जो कथन होता है बेटा वो होता है हमारा ऑल का केस होता है। किसका होता है भाई? ऑल का, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? सभी। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे डायग्राम मेथड से पढ़ाऊंगा। दूसरा जो होता है वह केस आपका निकल कर आता है बेटा सम का केस होता है, जिसे हम कुछ कहते हैं।
और तीसरा जो होता है वो आपका होता है भाई सम नॉट का, जिसे हम बोलते हैं भाई कुछ नहीं। और जो चौथा होता है स्टेटमेंट आपका नो का होता है, नन का होता है, जिसे हम कहते हैं भाई कोई नहीं का केस, कोई नहीं का केस। अब आप किस तरीके के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो बेटा जब सभी के साथ आएगा तो जैसे हमने यहां लिख दिया भैया, जैसे सभी ए बी है, बेटा यह ए रहा और यह क्या रहा भाई बी है, ऑल ए आर बी। कुछ की बात करोगे तो इस तरह फॉर्मेट में लिखा रहेगा भाई कुछ ए बी है, सम ए आर बी लिखा होगा। ए और बी की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, या सारी बातें लिख सकते हो। पहले मैं इसे बता देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा भाई। कुछ नहीं के केस के बारे में यदि डिस्कस करोगे तो जैसे कुछ ए बी नहीं है, सम ए और नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और यदि लास्ट के बारे में डिस्कस करोगे तो भाई है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। चलो भैया अब हम जरा इसके बारे में और भी बातें डिस्कस कर लें कि अगर किसी कथन की बात करोगे मेरे भाई तो कथन में जो सबसे पहले आता है उसको हम बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट, और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको क्या नाम देते हैं भाई ऑब्जेक्ट। जो सबसे पहला शब्द आएगा किसी भी कथन में, जो सबसे पहला शब्द आएगा उसको नाम देंगे बेटा हम सब्जेक्ट, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको क्या नाम देने वाले हो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बी है। आप चाहो तो यहाँ नदी सागर लिख लो, जो मर्जी हो आपको, छात्र विद्यार्थी लिख लो भाई, कुत्ता बिल्ली लिख लो, जो मर्जी हो ए और बी की जगह पर आप रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अभी उस लाइन पर आएंगे जब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों मतलब नहीं होता है। यहाँ सब्जेक्ट बनने वाला है ए और यहाँ सब्जेक्ट बनने वाला है बी, यानी पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा और बाद में जो आएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या न आए उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इन दोनों में कहीं नहीं जाया है, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसे प्लस से डिफाइन करते हैं। और नीचे जो दिखा गया है यह इसमें आप देखोगे तो नहीं आ गया है, और किसी वाक्य में अगर नहीं आ जाता है तो उस वाक्य को हम नेगेटिव वाक्य ही कहते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस से डिफाइन करते हैं। तो बेटा यह तो छोटी मोटी बातें रही, जरा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले बात पर आते हैं और एक यहीं पर लाइन को डिस्कस कर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमें ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा कथन में कही हुई बात को ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें। अगर न्याय निगमन के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो कथन में कही हुई बात को हर एक परिस्थिति में आपको सही माननी होती है, और उस परिस्थिति को सही मानकर नीचे दिए गए निष्कर्ष के बारे में आपको बताना होता है। हमने कहा आपको कथन में अगर कुछ भी बोला गया तो उसे हर एक परिस्थिति में क्या मानोगे मेरे भाई, सही मानोगे। चाहे अगर वो कह दे कि सभी कुत्ता बिल्ली हैं तो आपको सोचना नहीं है, आपको ये कंसीडर कर लेना है कि सभी के सभी कुत्ता क्या है भाई, बिल्ली है। और सभी अगर जानवर बोले कि शेर है तो भी आपको कंसीडर कर लेना है। स्टेटमेंट में बोली हुई हर एक बात को हर एक परिस्थिति में हमें क्या माननी है भाई, सही माननी है। यह बात हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को कॉपी कीजिएगा। फिर हम चलेंगे अपने अगले स्लाइड पर और आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद से स्टेटमेंट 4 टाइप की होती हैं, ये चीजें हमने आपको बताई। आपको 2 पॉजिटिव दिखाई दे रही है, 2 नेगेटिव दिखाई दे रही है। एक तो ऑल का केस होता है, सम का होता है, सम नॉट का होता है और नन का होता है। इसे हम डायग्राम से ही करेंगे, तो इसलिए आप पहले जो क्लास है, पहली क्लास, उसको जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। अगली बात हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन्स के बारे में। बेटा इस ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि जीवन में दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को। और याद रखिए मैं हमेशा नए पैटर्न से पढ़ाता हूं। नए पैटर्न का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे जो पेपर में चेंज देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर, वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ये बहुत बाबा आजम जमाने की कहानियों से हमें कोई मतलब नहीं है। वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको कुछ पता हो तो बचपन में आपको याद होगा कि हम चंदा को मामा कहते थे, एक हम पूछते थे। धीरे धीरे आज समय बदल चुका है, आज देखोगे तो चांद ऐसे पता चला कि एक धरती की तरह ही कुछ है, जहां धूल है वहां पर मिट्टी है। तो भाई समय के साथ बदलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि समय के साथ चीजें बदलती नहीं है और हम उसी धारणा से चले जो पिछली धारणा से चलते आ रहे हैं, बेटा नहीं।
अगर कोई एजेंसी पेपर करा रही है और कुछ नए अपडेट कर रही है चैप्टर को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, तो उसी से ही रिलेटेड पढ़ने की कोशिश किया करो। आपका काम पेपर देना है और वही एजेंसी सही गलत बताएगी। तो पुरानी जो किताबें, बुक हैं, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन समय के साथ वो परफेक्ट नहीं है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। समय चेंज होता है तो बहुत सारी सही चीजें गलत मानी जाती हैं। जैसे आप एक छोटा सा और मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझिएगा। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन जिस बच्चे ने आज से 5 साल पहले की बुक पढ़ा होगा वो उसे इलाहाबाद ही मानेगा, प्रयागराज नहीं मानेगा। लेकिन बेटा समय बदला और आप इलाहाबाद नहीं रहा, आप क्या हो चुका है भाई, प्रयागराज हो चुका है। तो यदि आपके पास पुरानी बुक होगी तो आप उसे प्रयागराज नहीं कंसीडर करोगे, और पढ़े होगे तो मानोगे भी नहीं, बार बार कहोगे नहीं सर प्रयागराज नहीं, इसका नाम यही है। लेकिन जब नई बुक पढ़ोगे, नए क्वेश्चन पढ़ोगे, नए अपडेट होगे, तो पता चलेगा नहीं कि नाम तो बदल गया है। तो समय बदल चुका है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करने का तरीका बदल गया, आंसर भी आपके देखोगे कुछ गलत होने लगे, कुछ सही होने लगे। नए पैटर्न से पढ़िएगा और हम नए पैटर्न से ही बातें करेंगे, आपको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भैया, अगर निष्कर्ष के बारे में हम पूछें तो आज तक पढ़े थे बेटा कितनी निष्कर्ष होती हैं, 2, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि निष्कर्ष कितनी होती है मेरे दोस्तों। तो निष्कर्ष होती हैं भाई 3। हमने कहा आज तक तुम पढ़े थे कितनी निष्कर्ष होती हैं भाई 2, आज हम आपको बताएंगे निष्कर्ष 2 नहीं बेटा, निष्कर्ष कितनी होती हैं भाई 3। लॉजिक के साथ बताएंगे और पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं टीसीएस के उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कहां आपसे गलतियां हो सकती हैं, उस गलतियों को सुधार लीजिए और पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। देखो भैया, एक तो निष्कर्ष वह होती हैं जो 100% क्या होती हैं भैया, सही होती हैं, ट्रू होती हैं। 100% क्या होती है भाई, ट्रू होती है। यानी एक ऐसी निष्कर्ष जिसके गलत होने की पॉसिबिलिटी 1% भी ना हो, ऐसी निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं बेटा, 100% सही मानते हैं। और एक ऐसी भी निष्कर्ष जिसके 100% क्या हो भाई, रॉन्ग हो, यानी 100% क्या होती हैं भाई, गलत होती हैं। यानी एक ऐसा कंक्लूजन्स जिसको सही होने की 1% भी पॉसिबिलिटी ना हो, उसे हम 100% रॉन्ग मानते हैं। लेकिन बेटा एक निष्कर्ष ऐसी आएगी जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, और इसी निष्कर्ष को हम कहते हैं बेटा डाउटफुल। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा केवल सही को सही मानता है, डाउटफुल को भी गलत मानता है। लेकिन बेटा पेपर में आज के समय में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज डेफिनेटली फॉल्स, यानी नीचे दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निश्चित रूप से गलत है। तो बेटा निश्चित रूप में गलत वाले में हम तीसरे वाले निष्कर्ष की काउंटिंग नहीं करते हैं, केवल 2 नंबर वाले की काउंटिंग करते हैं। तो वहां फंस जाओगे, तो इससे बेहतर है कि सब कुछ बेहतर ढंग से पढ़िए, नए तरीके से। चलो भैया, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्लूजन्स जो है तीसरा वाला, ये जरूरी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, बता देता हूं। क्योंकि जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्या बनती है भाई, जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है वो यहीं से सही हो सकती है। और एक आपका केस बनता है भाई आइदर और का केस, ये भी बेटा सिर्फ और सिर्फ किस निष्कर्ष में देखने को मिल सकता है बेटा, डाउटफुल। अगर पॉसिबिलिटी सही हुई और आइदर आर हम सही करना चाहेंगे तो हमें निष्कर्ष की जरूरत पड़ने वाली है, उस निष्कर्ष की जो निष्कर्ष क्या है भाई, डाउटफुल। अब मैं तीनों को एक बार रिलेट करके किसी दूसरे माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझिएगा और फिर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। भैया जैसे हमने एक स्टेटमेंट में कहा, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन पूरी बातें आप जितने कंक्लूजन्स हैं उसको रिलेट करके समझ सकते हो कि राम ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया। राम ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया, यानी यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया है। देखो भैया, स्टेटमेंट में जो भी कहा जाएगा उसे आप हमेशा सही मानोगे। और एक चीज और ध्यान देना होता है आपको कि कुछ स्टेटमेंट में जो बातें होती हैं वो हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, और कुछ इफेक्ट जो दिखाई देगा वो इनडायरेक्ट दिखाई देगा। मैं रिलेट करूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, थोड़ा सा सब्र करिएगा और भाई थोड़ा सा वेट करके पढ़िए, बहुत तेजी से नहीं, हर चीज समझते चलिए, बड़े आराम आराम से पढ़ते चाहिए, हर चीज आपको समझाई जाएगी। एक बार लाइक कमेंट जरूर कर देना भैया। सुनो, अब हमने आपको कहा निष्कर्ष में बोले, 3 निष्कर्ष हम लिखेंगे, नहीं तीनों निष्कर्ष में हम
तीनों ही कंक्लूजन्स को डिफाइन कर देंगे और आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो, बस आप क्लासरूम में बने रहिए। हम बात किए कि राम ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया, यह हमने स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट का एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, यानी एक हमें प्रभाव क्षेत्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई? प्रभाव क्षेत्र। जब आप बातें बोलते हो तो कुछ डायरेक्ट रूप से हम देख पाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कुछ प्रभाव होता है। जैसे कथन में सिर्फ इतना बोला गया, राम ने यूपीएसआई का फॉर्म डाल दिया और निष्कर्ष में यह कहा गया कि राम 10वीं पास है। राम 10वीं क्या है भाई? पास है। बेटा ये 100% सही है या 100% गलत है या डाउटफुल है, यह आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इनडायरेक्ट इसका इंपैक्ट है कि यूपीएसआई का फॉर्म वही बंदा फिल कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया होगा। अगर उसने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया होगा तो बेटा वो 10वीं का पेपर भी पास किया होगा, तो वो 100% यह कंक्लूजन्स क्या है भाई? सही है। बात समझ में आई? यानी इनडायरेक्ट इंपैक्ट यह दिखने को मिला हमें कि राम ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल किया, राम बोला 10वीं पास है, जिक्र तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और इनडायरेक्टली इंपैक्ट दिखाई देने का मतलब है कि यह 10वीं पास किया होगा, तभी ग्रेजुएशन किया होगा, तभी वो फॉर्म फिल किया है। तो बेटा पहले निष्कर्ष को आप बोलोगे 100% सही है। हम केवल फिर से रिपीट कर दें, इन तीनों को रिलेट करके आपको समझाना चाहते हैं। भाई ये स्टेटमेंट ऐसी नहीं आती है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दूसरा हमने कहा कि राम 12वीं पास, राम 12वीं फेल है या फिर कह दो भैया पास है। राम क्या है भाई? 12वीं फेल है या 12 पास नहीं हुआ है। राम 12 पास नहीं हुआ है। तो बेटा यह बात सही है या गलत है भाई? इसके बारे में बताइए, पता ही नहीं आपको। राम 12वीं फेल हो गया है, राम 12वीं पास नहीं कर पाया है। तो आप कहोगे नहीं सर, अगर उसने यूपीएसआई का फॉर्म फिल किया है तो 100% वो पास कर दिया गया। यह स्टेटमेंट तो सॉरी, यह कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर राम ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 12वीं पास नहीं कर पाया है। इसका मतलब ये 100% क्या है भाई? गलत है, या दूसरी कैटेगरी की कंक्लूजन हो गई। अब तीसरी की कैटेगरी की लिखना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। राम ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। राम ने क्या किया है भाई? पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो बेटा आप कहोगे सर इस फॉर्म को फिल करने की जो क्राइटेरिया थी वह ग्रेजुएशन तक थी। अब हम इसके बारे में कौन ग्रेजुएशन तक ही किया है, कौन पोस्ट ग्रेजुएशन है, कौन भाई पीएचडी कर रहा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो फॉर्म फिल किया होगा यह कंफर्म है, वह क्या पढ़ा होगा भाई? ग्रेजुएशन तक किया होगा। हो सकता था इसके राम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था या हो गया था, हो सकता है राम ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ही नहीं होगा। यानी इस निष्कर्ष के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते और इसी निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं भाई? डाउटफुल कंक्लूजन्स कंसीडर करते हैं। यानी एक ऐसी निष्कर्ष जिसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन न हो उसे हम डाउटफुल कंसीडर करते हैं। राम पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, इस स्टेटमेंट से केवल ग्रेजुएशन की ही बातें निकल कर आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में हमें पता ही नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया भी होगा तो भी ये फॉर्म भरा होगा, और केवल ग्रेजुएशन किया होगा तो भी फॉर्म भरा होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, और इसी निष्कर्ष को हम नाम देते हैं बेटा डाउटफुल निष्कर्ष बोलते हैं। यह बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलो अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा कुछ और पॉइंट बताएंगे, उस चीज को भी समझ लीजिएगा साथ साथ में। क्या समझाने चाह रहे हैं वो सुनिए भैया, सुनिएगा। एक निष्कर्ष में आती है भाई संभावना। आप संभावना कब व्यक्त करते हो? जैसे हमने यहां लिखा है पॉसिबिलिटी, बड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं भाई, अब पढ़ाएंगे भी। यकीन कीजिए जितना क्लासरूम में हम कराते हैं पूरी बातें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी पेपर के पॉइंट से जरूरी है। और दूसरी चीजें ये भी मैं वादा करता हूं आपसे, एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग का पेपर में क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमने यहां लिखा भाई पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जहां हम एक संभावना व्यक्त करते हैं जिसके बारे में नहीं जानते हैं भाई। देखो पॉसिबिलिटी क्या होता है, जैसे हमारे पास कंक्लूजन्स आया बेटा, कंक्लूजन्स आया, कोई निष्कर्ष है भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक निष्कर्ष है जो 100% क्या दिखाई दे रही है भाई? सही। और उसके साथ क्या लगी है भाई? पॉसिबिलिटी, यानी क्या व्यक्त की गई है भाई? संभावना।
तो वह निष्कर्ष हमारी क्या मानी जाएगी भाई? गलत। ऐसा क्यों होगा वो सुन लीजिए। आप संभावना कब व्यक्त करते हो? जब जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे अभी आपको एक बात पता है कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस सब कौन है, तो यह इसके बारे में आपको अगर कंफर्म पता है तो संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हो। मेरी बात को एक बार रिलेट कर रहा हूं, सुनिए। हमने कहा अगर कोई निष्कर्ष 100% सही है और उसके साथ आप संभावना व्यक्त करोगे तो उसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? गलत। कैसे करोगे गलत कंसीडर, वो सुनिएगा। जैसे हम कहें हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, तो भैया आप कहोगे क्या ऐसी बातें कर रहे हो सर, हो सकता है क्या? वो है, यानी कंफर्म केस है कि भारत के प्रधानमंत्री यदि मोदी जी हैं और यह बात 100% जब सही है तो उसके साथ संभावना व्यक्त करोगे तो क्या मानी जाएगी भाई? गलत मानी जाएगी। इसलिए क्या है भाई? गलत है। जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया और आप सेलेक्ट हो गए, आप उस दिन आओ और हमसे हम कहें कि हो सकता है तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो कहोगे नहीं सर हम सेलेक्ट हो चुके हैं, हो सकता नहीं है, यह सही बात है हम हो चुके हैं, तो आप संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो अगर सही केस होगा, संभावना लगेगी, तो इसे हम गलत कंसीडर करेंगे। और दूसरा, यदि कोई निष्कर्ष 100% गलत है और उसके साथ संभावना व्यक्त करोगे तो वो भी क्या मानी जाएगी भाई? आपकी क्या मानी जाएगी? गलत। जैसे अगर आप यह बात बोलते हो कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी हो, तो आप कहोगे नहीं सर यह बात बिल्कुल गलत है, और गलत के साथ आप संभावना कैसे लगा देते हो? गलत भी यदि कोई निष्कर्ष है और संभावना लिखी जाएगी तो उसे गलत मानोगे। लेकिन अगर केस बेटा कैसा हुआ? डाउटफुल, जिसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है और उसके साथ आपने संभावना व्यक्त की है, तो 100% क्या मानी जाती है भाई? सही मानी जाती है। जैसे हम ये कहें कि आने वाले 10 सालों में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, आप कहोगे बात सही है सर, आप संभावना व्यक्त करो, हो भी सकता है। लेकिन यह कैसी निष्कर्ष थी भाई? डाउटफुल थी। यानी अगर कुछ चीजें डाउट में हैं तो आप उसके साथ संभावना व्यक्त कर सकते हो। जैसे अभी आपका कोई पेपर नहीं हुआ, हम कह सकते हैं या तो पेपर में आप पास हो सकते हो या तो फेल। हमें कह सकते हैं राम पेपर में हो सकता है पास हो जाए, आप बोलोगे सही बात है, हो सकता है बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। श्याम हो सकता है पेपर में फेल हो जाए, भाई अभी व्यक्त कर सकते हैं संभावना, अगर कुछ भी नहीं पता है तो संभावना लगा सकते हैं। बाहर कार खड़ी है तो हमें बोल सकते हैं हो सकता है बाहर की जो कार खड़ी है वो हरे रंग की हो, क्योंकि उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब कंफर्मेशन आ जाएगी तो भाई अगर संभावना व्यक्त करेंगे तो वो गलत होगी। अगर कोई नहीं निष्कर्ष 100% सही है और उसके साथ संभावना लगी है तो बेटा गलत कंसीडर करेंगे। कोई 100% गलत है और उसके साथ संभावना लगी है तो उसे भी गलत कंसीडर करेंगे। यानी पॉसिबिलिटी, संभावना तभी सही होगी जब निष्कर्ष कैसा होने वाला है भाई? डाउटफुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। इन तीनों को मैं डिफाइन करूंगा भाई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सभी ए बी है, सभी ए बी है, पहला निष्कर्ष लिखिएगा, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। दूसरा लिखिए भैया कुछ बी ए है। अगला लिख लीजिए कोई ए बी नहीं है। अगला लिखिए भाई कोई बी ए नहीं है। डायग्राम अभी मैं बना दूंगा, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। कुछ ए बी नहीं है। और अगला लिख लीजिएगा भाई कुछ बी ए नहीं। आगे लिख लीजिएगा भाई सभी बी ए हैं। आगे लिख लीजिएगा भाई सभी ए बी हैं। आगे लिख लीजिएगा भाई, कुछ ए बी हैं
ऐसी संभावना। आगे लिख लेते हैं भाई, कुछ भी ए नहीं है, ऐसी संभावना। चलो भैया बोर्ड पर देखना। ऑल का डायग्राम हमेशा इसी फॉर्मेट में आप बनाते हो। ऑल का डायग्राम आप इसी फॉर्मेट में बनाते हो। तो अंदर कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है भाई, ए का, और बाहर कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है भाई, बी का। एक बार मैं इसे अलग बनाता हूं भाई। यह किसका हिस्सा रहा भाई, ए का, और यह हिस्सा किसका रहा भाई, बी का। दिखाई दे रहा है डायग्राम? चलो दिखाई दे रहा है। चलो देखना भाई जरा, सभी एक किसके अंदर बने रहने चाहिए, बी। बेटा हम सिर्फ सिंगल डायग्राम से इसको सॉल्व कराएंगे, चाहे पॉसिबिलिटी बतानी हो, चाहे सही बताना हो, चाहे गलत बताना हो, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। कहीं पर दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यह आज के टाइम पर एक मूर्खों वाली बात है यदि आप दो डायग्राम के साथ आंसर देने के वाले अप्रोच के साथ में जाते हो। हमारे पास टाइम इतना नहीं। आप कट ऑफ के बारे में देखो, जल्दी जो भी अभी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, और ऐसे कंडीशन में हम चार डायग्राम बनाएं, चार जगह किसी चीज को चेक करें, तो यह तरीका हमारा बिल्कुल गलत है भाई। आंसर देने का जो तरीका बता रहे हैं उस चीज को जरा फोकस करिएगा, और बाद में हम नोट करके रूल्स के अकॉर्डिंग भी इस चीज को हम समझा देंगे। ए भी रूल के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। हमने कहा सभी अगर ए बी के अंदर हैं, अब तो ए और बी से तो हमें मतलब नहीं, हम एरिया को देखेंगे। जितनी एरिया ए की है, या यूं हम कहें कि जितने हमने रेड कलर किया है वह सभी किसकी एरिया दिखाई दे रही है मेरे भाई, ए की। और जितनी एरिया ए की है उतनी ही एरिया किसकी कॉमन दिखाई दे रही है भाई, बी की। यानी जितने एरिया पर ए दिख रहा है इतना ही हिस्सा किसका है भाई, बी है। और यही दोनों का कॉमन डायग्राम बनेगा। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो हमेशा कॉमन डायग्राम से ही आंसर देने की पहले कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा उससे आंसर तो किसी अदर जगह जाएंगे। जितना भी रेड का हिस्सा है उतना ही हिस्सा किसका हिस्सा दिखाई दे रहा है भाई, बी का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर सभी ए बी के अंदर हैं तो जितना हिस्सा ए का है उतना ही हिस्सा कॉमन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई, बी के साथ। तो आप ये कह सकते हो कि बी का कुछ हिस्सा ए है। यह बात क्या है भाई, सही। अगर सभी के सभी ए बी के अंदर में है तो आप कहोगे कि ए का जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा पीछे किसका दिखाई दे रहा है भाई, बी का दिखाई दे रहा है। और हमेशा आंसर देने के लिए हम इस कॉमन वाले पार्ट्स को ही देखते हैं। इस कॉमन वाले पार्ट्स को देखेंगे, अगर रिलेशन यहां से बनाने पर निकलेगा तो आप 100% सही बोलोगे या 100% क्या बोलोगे, गलत। लेकिन अगर ऐसा केस कभी होता है कि जब हमें उत्तर देने के लिए इस खाली वाले एरिया की जरूरत पड़ेगी तो उसे हमेशा हम डाउटफुल कंसीडर करेंगे। ए के बारे में हमें कंफर्म पता है कि सभी के सभी ए बी के अंदर आएगा, लेकिन बी के बारे में हमारे पास यह इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरा हिस्सा है कुछ हिस्सा है। तो भाई यहां हमने खाली एरिया दिखा रहे हैं भाई, जहां पर देखना, जहां पर हम यहां मूव कर रहे हैं यह सभी एरिया खाली वाली दिखाई दे रही है, और एरिया किसकी है, तो आपका जवाब होगा सर बी की एरिया है। और जब इस एरिया से निष्कर्ष पूछा जाएगा तो हमेशा उसे क्या मानोगे, तो आपका जवाब होगा हमेशा उसे हम सर डाउटफुल कंसीडर करेंगे। जैसे बोला गया है कुछ ए बी है, कॉमन एरिया के पास जाओ जो रेड वाला हिस्सा है। बेटा यह ए बी है कि नहीं है भाई, आपका जवाब होगा अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो है ही, तो पहला 100% क्या होने वाला है मेरे भाई, तो 100% होने वाला है भाई, सही होने वाला है। 100% क्या होगा भाई, सही। इसके कोई गलत होने का कोई चांस नहीं, तो पहला 100% क्या है भाई, सही। कुछ बी ए है, अगर ए का हिस्सा पूरा बी के अंदर है तो बी का कुछ हिस्सा है जो किसके पास दिखाई दे रहा है, ए का, क्योंकि ए के पीछे वाला हिस्सा किसका है भाई, बी का। ये 100% क्या है भाई, सही है। कोई ए बी नहीं है बेटा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है बोल रहा भाई, बी नहीं है। लेकिन सभी के सभी ए बी, देखो कॉमन वाले हिस्से को देखो जहां रेड है, सभी ए किसके अंदर में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। यह बात क्या है भाई, 100% गलत है।
कोई बी ए नहीं है, यह बात 100% क्या है, गलत है। इसने कहा बी का कोई भी हिस्सा ए नहीं है, लेकिन डायग्राम में देखोगे तो बी का हिस्सा ए है, क्योंकि जो ए का हिस्सा है उतना ही हिस्सा किसका जुड़ा हुआ है भाई, बी का जुड़ा हुआ है। बोला जा रहा है कुछ ए बी नहीं है। अब कॉमन एरिया में जरा देखो, कहीं ए का ऐसा हिस्सा दिख रहा है क्या जो बी नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, सभी ए बी में दिख रहे हैं। यह बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है। लेकिन जब इसकी बात होगी कुछ भी ए नहीं है, तो बेटा कॉमन वाले हिस्से पर जाएंगे, तो कॉमन वाले हिस्से से यह बात पता चल रही है, यहां तो बी क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कहोगे गुरु एक जगह ऐसा है, यह सभी जो खाली वाला हिस्सा बी का दिख रहा है वह क्या नहीं दिख रहा है भाई, ए नहीं दिख रहा। हमने कहा बी का जो खाली हिस्सा है वह हिस्सा है जो क्या नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। और जब कभी खाली वाले एरिया से निष्कर्ष पूछा जाएगा तो हमेशा उसे क्या कंसीडर करने वाले हो भाई, डाउटफुल कंसीडर करने वाले हो। बात समझ में आई? जब भी खाली वाले एरिया से निष्कर्ष पूछा जाएगा तो उसे डाउटफुल कंसीडर करने वाले हो। और आपका जवाब होगा कि कुछ भी ए नहीं है, कॉमन वाला तो ए है लेकिन खाली वाला सर है ए नहीं है। और खाली वाले से निष्कर्ष बनेगी तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल बनेगा। अभी वेट कीजिएगा, थोड़ा हर चीज में बताऊंगा। सभी बी ए है बेटा, डायग्राम में जरा देखना, बी का सभी बी ए के अंदर है क्या, तो कहोगे भाई कॉमन तो हिस्सा सर बी का ए है। भाई जितना हिस्सा ए का है उतना हिस्सा किसका है, बी का। तो भाई कुछ हिस्सा बी का ए है, लेकिन सर ये जो खाली वाला हिस्सा दिख रहा है यह ए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये खाली वाला हिस्सा क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो आप कहोगे सभी बी ए तो नहीं है क्योंकि खाली वाला हिस्सा नहीं है। और जब खाली वाले हिस्से की बात होगी तो हमेशा निष्कर्ष को क्या मानने वाले हो, तो आपका जवाब होगा कि सर निष्कर्ष को हम डाउटफुल मानेंगे। सभी बी ए है, यह बात क्या है भाई, सही है। देख के आपको पता चल रहा है कुछ ए बी है ऐसी संभावना है मेरे दोस्त, कुछ ए बी है ऐसी क्या है भाई, संभावना है। तो बेटा आपको पता है अगर संभावना किसी निष्कर्ष के साथ जुड़ी हुई है तो यह वाला निष्कर्ष डाउटफुल होगा, तो ही आप पॉसिबिलिटी के साथ सही कर पाओगे। लेकिन कुछ ए बी जो है ये 100% भाई सही था, और सही के साथ जब संभावना लगती है तो अभी हमने नोट कराया था भाई ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। कुछ बी ए नहीं है ऐसी संभावना है। आपका जवाब होगा सर कुछ बी ए नहीं है, बी का खाली हिस्सा ए नहीं है। यह निष्कर्ष डाउटफुल हुई, और डाउटफुल के साथ सर आपने अगर संभावना व्यक्त की है तो 100% क्या है भाई, सही है। 100% क्या है भाई, सही है। अभी रूल लिखाते हैं भैया, सुनिएगा। अगर इन हम सभी निष्कर्ष में पूछें कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, तो बेटा जो डाउटफुल नहीं पढ़ते हैं वो इसे भी गलत मानेंगे, इसे भी गलत मानेंगे, इसे भी गलत मानेंगे, इसे भी गलत मानेंगे, इसे भी गलत मानेंगे। लेकिन बेटा डाउटफुल निश्चित रूप से गलत नहीं है, यह बात याद रखिएगा। यह टीसीएस का पैटर्न है, इसीलिए हमने आपको इस पार्ट्स को अलग किया कि डाउटफुल को हम कभी गलत में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर 100% आपसे श्योरिटी के साथ पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, हर कौन सा कंक्लूजन है जो डेफिनेटली फॉल्स है, तो आप यकीन कीजिएगा इस डाउटफुल को कंसीडर करने की हमें जरूरत नहीं होती है। हम कहेंगे भाई ये वाला निश्चित रूप से गलत है, यह निश्चित रूप से गलत है, यह निश्चित रूप से गलत है, यह निश्चित रूप से गलत है। लेकिन जो डाउटफुल उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम गलत सही क्या बोलेंगे। लेकिन पेपर में हमसे जो आप पूछा जाता था वो पूछा जाता अनुसरण करना, तो बेटा जो सही है वो तो अनुसरण करेगी, गलत अनुसरण नहीं करती हैं। और जिसके बारे में जानते नहीं वो कैसे अनुसरण कर सकता है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन की मीनिंग जो तरीका हुआ अगर आंसर देने का, और क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछा जाने लगा, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कुछ बातों को। बेटा ए सब्जेक्ट है और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए क्या है भाई, सब्जेक्ट है, और बी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया भाई इसे, ए सब्जेक्ट है और बी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट है और यह क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत, यह क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। अगर ध्यान से सुनिएगा, आप सब्जेक्ट से कहां जाते हो, ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट से कहां जाते हो, ऑब्जेक्ट। मैं यही लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। सब्जेक्ट से अगर हम कहां जाते हैं, ऑब्जेक्ट। या तो इसे दूसरे तरीके से कह सकते हो कि जब निष्कर्ष कैसे बने भाई,
अंदर से कैसे बने भाई, बाहर की तरफ। अंदर से कैसे बने भाई, बाहर की तरफ। यानी पहले ए दिखाई दे और बाद में क्या दिखाई दे भाई, बी दिखाई दे, तो हम कहेंगे यह सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ है, अंदर से बाहर की तरफ है। और जब अंदर से बाहर की तरफ बनती हैं तो बेटा अगर निष्कर्ष में कुछ लिखा होगा तो उसे क्या मानने वाले हो, 100% भाई क्या मानने वाले हो, सही। सुनिएगा, और अगर निष्कर्ष में सभी लिखा है तो उसे भी 100% क्या मानने वाले हो, सभी। लेकिन अगर कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है और कोई नहीं लिखा है तो उसे 100% क्या मानने वाले हो मेरे दोस्त, तो गलत मानने वाले हो। यानी अंदर से बाहर जाने पर कुछ वाला सही होता है, सभी वाला सही होता है, लेकिन कुछ नहीं और कोई नहीं 100% क्या होते हैं भाई, गलत होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा दूसरी बात को समझाते हैं, जरा इसको समझिएगा। जब हम बाहर से किधर की तरफ जाते हैं भाई, अंदर की तरफ आते हैं। जब बाहर से किसकी तरफ जाते हैं भाई, अंदर की तरफ। यानी यूं कहें तो हम कह सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट से किधर जाते हैं भाई, जब हम ऑब्जेक्ट से कहा जाते हैं भाई, सब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट से किधर की तरफ जाते हैं भाई, सब्जेक्ट। दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक। चलिए मैं कहीं साइड लिखता हूं, मैं कहीं साइड में लिखता हूं, यहां दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। चलो इसी पर ध्यान दीजिएगा भाई। जब हम कहां जाते हैं, ऑब्जेक्ट से। जब हम ऑब्जेक्ट से किधर जाते हैं भाई, सब्जेक्ट की तरफ। या इसी को इस बात से लिख लीजिएगा, जब हम बाहर से कहां आते हैं भाई, अंदर की ओर। बाहर से कहां आते हैं, अंदर की ओर। तो जहां कुछ होगा जिस निष्कर्ष में, वो 100% सही होगी। जहां सभी होगा और कुछ नहीं होगा, वह क्या माना जाता है, तो आपका जवाब होगा सर वो डाउटफुल होगा। क्या होने वाला है भाई, डाउटफुल। दिखाई दे रहा है भाई सभी को। आगे अगर कोई नहीं की बात करोगे तो वो 100% क्या होती हैं भाई, गलत होती हैं। तो चाहे अंदर से बाहर जाओ, चाहे बाहर से अंदर जाओ, कोई नहीं तो 100% गलत होगी। कुछ दोनों ही केस में सही होगा। अंदर से बाहर की तरफ जाने पर कोई संभावना नहीं सही हो सकती, क्योंकि कोई डाउटफुल नहीं बनेगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो दो निष्कर्ष डाउटफुल होती है। अगर कहीं सही भी लिखा हो और कहीं क्या लिखा हो भाई, कुछ नहीं, तो क्या होती है, डाउटफुल। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त पढ़ते रहिए। धुआं उड़ा दीजिएगा पेपर में, ईमानदारी से लगिए और पढ़िए भैया। तो आप अपना ख्याल रखिए और उम्मीद है आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे भाई। तो चलिए तब अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।